नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंह है और वर्तमान में मैं 2018 बैच की आईआरएस ऑफिसर के तौर पर दिल्ली में कार्यरत हूँ। मैंने 3 यूपीएससी सिविल सर्विसेज सेवा के एग्जाम्स दिए, जिनमें तीनों में मैंने गुड रैंक सिक्योर किया और उसके पहले 2011 में मैंने यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के एग्जाम में 9th रैंक हासिल करी थी। तो एक तरह से कहें तो यूपीएससी में मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए और चारों में सिलेक्शन लिया है। तो चलिए बात करते हैं एक-एक करके मेरे तीनों अटेम्प्ट्स की। पहला अटेम्प्ट मैंने सीएसई 2015 में दिया था। उस वक्त एमडी 3rd ईयर था, मेरी शादी हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें एज भी इंक्रीज कर दी गई थी। मैंने ये देखा कि ऑलरेडी अप्रैल हो चुका है, अगस्त में प्रीलिम्स है, तो मेरे पास हार्डली 4-5 महीने हैं। मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की और ऑप्शनल में सोशियोलॉजी रखा। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का मुझे सिलेबस भी ऐसा लगा कि इट वाज वेरी रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड आई फाउंड इट वेरी ईजी एंड रिलेटेबल। ये मेरा अपना जजमेंट था जो कि सही साबित हुआ। तो पहले अटेम्प्ट में मुझे हार्डली 4 से 5 महीने प्रीलिम्स के मिले। फिर मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी रख के मेंस दिया। इंटरव्यू में मुझे डीके दीवान सर का पैनल था, उसमें मुझे 165 मार्क्स मिले एंड आई गॉट रैंक 362। इस अटेम्प्ट में मुझे कस्टम्स जीएसटी अलॉट हुआ, मैंने वो उठाया भी। तो सर्विसेज में मैं 2016 बैच से हूँ। तो पहले अटेम्प्ट का डिसीजन मेरे लिए इतना टफ था। मेरे पास ऑलरेडी एक सिक्योर जॉब, एक स्टेबल लाइफ थी, शादी हो चुकी थी। किसी भी तरीके से मेरी फैमिली या इन-लॉज़ की फैमिली इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी कि मैं एक स्टेबल लाइफ को छोड़ के, गिव अप करके और एक रिस्क भरा हुआ अनसिक्योर लाइफ अपनाने जाऊँ। कोई सपोर्ट में नहीं था। यहाँ तक कि मैंने अपने हॉस्पिटल के, अपने विभाग के कंसल्टेंट्स को, अपने बैचमेट्स को, किसी को भी नहीं बताया था कि मैं तैयारी कर रही हूँ। बहरहाल तैयारी शुरू हुई, सिर्फ 4 महीने बचे थे। वो प्रीलिम्स के दिन थे जब हर दिन मुझे लगता था कि कर पाऊंगी कि नहीं, डिसीजन सही लिया है कि नहीं। एक वाकया बताना चाहूंगी कि एक दोस्त था, उसने हिम्मत दिलाई कि जो आखिरी 2-3 हफ्ते बचे हैं, डोंट गिव अप, बिकॉज इसी समय मोर देन 75% जनता अभ्यर्थी जो एग्जाम जिन्होंने फॉर्म भरा है वो हिम्मत हार चुके रहते हैं। तो आपकी जो लड़ाई है वो 25% लोगों से है। वो टॉप के 25% लोग हैं जो बहुत मजबूती से जिन्होंने तैयारी कर रखी है। मगर इसी चीज ने मुझे हिम्मत दी कि आई हैव टू बी इन दैट 25%, द टॉप 25% एंड आई विल मेक इट टू अप। तो ये एक ऐसी एडवाइस है जो मैं यूपीएससी के हर एस्पिरेंट्स को देना चाहूंगी कि अंत आते आते हिम्मत मत हारिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको खुद समझना होगा, आप खुद कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेट रहिए और देखते देखते आप ये जर्नी क्रॉस कर लेंगे। अब मूव करते हैं दूसरे अटेम्प्ट तक। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी हटाकर मेडिकल साइंस, जो मेरा अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, वो चुना। ये जो डिसीजन था, ये मेरे लिए ऐसा था कि मी वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने जिससे भी पूछना चाहा कि मुझे करना चाहिए ऐसा, ऑप्शनल बदलना चाहिए, सबका एक जवाब था नो, इट इज सुसाइडल, सो नो। लेकिन मेरे अंदर हमेशा और एवरी सेकेंड यही आवाज आती थी कि मेडिकल साइंस में आई कैन बी एट द टॉप, सो आई हैव टू टेक। रीजन एक ये भी था कि आई हैव ऑलवेज बीन गोल्ड मेडलिस्ट थ्रू आउट माई कॉलेज ऑल्सो। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी रीजन था कि मैंने इस एग्जाम को समझ लिया था कि ऑप्शनल में मार्क्स पाने के लिए मेंस में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और मुझे उस लिहाज से मेरे लिए मेडिकल साइंस बहुत उपयुक्त लगा। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेडिकल में मैंने इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स 322 मुझे मिले। तो ये मेरा एक अपना ऐसा डिसीजन था जिसके सपोर्ट में कोई नहीं था एक्सेप्ट मी एंड माई सेल्फ, एंड दिस इज वॉट यूपीएससी इज अबाउट। यही चीज मुझे सिविल सेवा की बहुत ज्यादा पसंद है कि आप हमेशा एक ऐसी चुनौती से भिड़ते हैं जहां पर आपका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा होगा। आपको ही समझना होगा कि जो डिसीजन, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं, तो जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं वो सही है और क्यों सही है, और इस तरीके के काम आप हर रोज कर रहे होंगे। एंड दिस इज समथिंग जो मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मेरे काम आई, ये स्किल कि जो डिसीजन मेरा था वो एक सॉलिड फीलिंग एंड सॉलिड ऑब्जेक्टिव रिसर्च पे बेस्ड था। तो मेडिकल साइंस में तो मेरे हाईएस्ट 322 मार्क्स आए, मगर ये सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है कि आपकी तैयारी का 70% टाइम मेरा मेडिकल साइंस में लग गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी में लग गया। तो मैं जीएस, एसए और इंटरव्यू पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाई। मेरी रैंक आई 574। इसलिए मैंने एक और अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट देने की ठानी। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाकया हुआ कि जो ये सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया और जो थर्ड अटेम्प्ट का यानी सीएससी 17 का डेट था, उसमें सिर्फ 18 दिन का गैप था। ये मेरे लिए ऐसी अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि मैं तैयारी छोड़ चुकी थी, मुझे अच्छे रैंक की उम्मीद थी, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा अपना चुना हुआ था, सब कुछ ही अच्छा गया था मेरे हिसाब से। मगर कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है जो रिजल्ट आपको भगवान ने दिया है। तो जो होता है, अगर अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इन 18 दिनों में मैंने बिना कुछ डरे, बिना कुछ अपना फोकस खोए स्ट्रैटेजी बनाई, कंसिस्टेंसी रखी, रिवीजन किया, जो कि मेरा सबसे बड़ा लैकुनी था। मैं इन अपने दोनों अटेम्प्ट्स में रिवीजन पे फोकस नहीं करती थी, क्योंकि मुझे नई चीजें पढ़ना बहुत पसंद है। रिवाइज करना थोड़ा बोरिंग लगता था। इस थर्ड अटेम्प्ट ने मुझे रिवीजन पे फोकस करना सिखा दिया। मेरी 309 रैंक आई। स्ट्रैटेजी वही थी मोस्टली जो सेकंड अटेम्प्ट में थी। मेडिकल साइंस वाज माय ऑप्शनल, बहुत अच्छा हुआ उसमें भी। मेरे इंटरव्यू में 162 मार्क्स आए। सो आफ्टर दिस 309 रैंक आई गॉट इनकम टैक्स। आप सोच रहे होंगे कि एक के बाद एक हर अटेम्प्ट में रैंक लाने के बाद भी मैं अगले अटेम्प्ट की तरफ क्यों गई।
रीजन था डिससेटिस्फैक्शन। मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसके कमेंसुरेट रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। इस थर्ड अटेम्प्ट के बाद मुझे इन चीज़ों की जानकारी हासिल हो चुकी थी कि डेपुटेशन पर जाकर आप पॉलिसी लेवल पर वो डिफरेंस ला सकते हैं, इवन एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी जाकर डेपुटेशन पे वो मिसमैनेजमेंट को सही करने के लिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे जो लैक ऑफ मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लैकुनी दिखते थे, आप उन चीज़ों पर, उन एरियाज पर काम कर सकते हैं। प्लस डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव कंट्री की निशानी होती है, क्योंकि इसमें आपकी जितनी ज़्यादा आपकी कमाई होगी, इनकम होगा, हायर क्लास मोर टैक्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सही और एक प्रॉस्पेरस नेशन, डेवलप कंट्री की निशानी होती है। तो इसीलिए थर्ड अटेम्प्ट को मैंने अपना फाइनल अटेम्प्ट माना और इसी को आगे कंटिन्यू किया। अगर मेरे से लर्निंग के बारे में पूछा जाए तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मैं 3 मंत्र ही देना चाहूंगी। पहला, स्ट्रेटजी एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट आप रहेंगे आपकी स्ट्रेटजी पर। दूसरा, रिवीजन, जो मैंने आपको बताया कि रिवीजन नहीं करना ही मेरा सबसे बड़ा लैकुनी था। और तीसरा, इनोवेशन। मैंने अपने आंसर्स में हमेशा हर अटेम्प्ट में इनोवेट करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास शुरू में तैयारी करने का समय बहुत कम था। मैं कोई 11-12 से मैंने कोई तैयारी करना शुरू नहीं किया था, जैसा हम बहुत बार सुनते हैं। वो सब कमियों को पूरा करने के लिए मैंने इनोवेट करना शुरू किया। जैसे मेरे जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है मेडिकल साइंस से उठाकर मैंने अपने आंसर्स में डालना शुरू किया एज अ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अपने माइथोलॉजी से, अपने हिंदी इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से, किसी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पढ़ा हुआ हो, वो ये सब चीज़ें आपके आंसर को बहुत अलग बनाती हैं। मेरा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में भी इंटरेस्ट रहता था, जैसे कोई इंडेक्स हो, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स, उस तरीके की चीज़ें मैं अपने आंसर्स में जरूर डालती थी। एंड आई बिलीव दीज वर द थिंग्स विच मेड माई आंसर्स आउटस्टैंडिंग, और इसीलिए मेरी रैंक हर अटेम्प्ट में कंसिस्टेंट एंड सिक्योर रहती थी। चलते चलते आप सबको मैं एक वाकया बताना चाहूंगी कि क्योंकि मैं अपने घर में रहती थी, मैं ऐसी जगहों पे जैसे मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो, ओल्ड राजेंद्र नगर, ऐसी जगहों पे नहीं थी। तो मेरा कोई ग्रुप डिस्कशन वाला कोई ऐसा ग्रुप नहीं था, कोई ऐसा लाइब्रेरी में ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था। आई वॉज द सोल पर्सन अराउंड मी। मुझे अपने आप को इवन मोटिवेट करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। तो मैंने अपने घर में एक जो बड़ा शीशा था उस पर लिख रखा था, व्हेन गोइंग गेट्स टफर ओनली टफर गेट्स गोइंग। आप भी वही करिए, मेरी यही एडवाइस रहेगी। दिन रात आप ऐसी जगह पे इस चीज को लिखिए जहां पर आप दिन रात आपकी नजरें जाती हैं। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट बना के रखिए कि यू आर टफर, एंड सो व्हेन द गोइंग विल गेट टफर यू विल ओनली गेट गोइंग। ऑल द बेस्ट।